दूसरे चरण के मतदान में आज लू ज्यादा चलेगी या सियासी पारा ज्यादा चढ़ेगा। दरअसल ये सवाल इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि पहले चरण के मतदान में गर्मी का असर दिखाई पड़ा और वोटर पिछले चुनाव की तुलना में कम निकला। ये एक सीधा साधा अनुमान या विश्लेषण कहा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे और तमाम बातें कही जा रही हैं। वोटर की उदासीनता भी एक बड़ा मुद्दा मानी जा रही है। एक वोटर की उदासीनता वो मुद्दा मानी जा रही पिछली बार जो हुआ चुनाव पहले चरण में, जो अपने नेता की जीत सुनिश्चित मानकर चल रहा है। दूसरी उदासीनता उन वोटर्स में थी जो मान के चल रहा है कि दूसरा जीतने ही जा रहा है। तो अलग अलग तरीके के विश्लेषण आ रहे हैं। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब दूसरा चरण आज जब उसमें मतदान है तो है 88 सीटें। वैसे तो 89 थी, लेकिन बैतूल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के कारण उसका चुनाव फिलहाल टालना पड़ा है। लेकिन पहले चरण के चुनाव में 102 सीटों पर चुनाव हुआ था। उसमें वोटर परसेंटेज कम होने के बाद सत्ता पक्ष को नुकसान की बातें ज़्यादा कही जा रही थी। हालांकि इसके विरोध में भी तमाम विश्लेषण दिए जा रहे थे। पर अब जिस तरीके से चुनावी रंगत चढ़ रही है तो उसमें जाति और धर्म का तड़का न सिर्फ लग गया है बल्कि पूरी तरीके से तारी दिखाई पड़ रहा है। चुनाव आयोग को जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन दोनों को नोटिस भेजा गया है, राहुल के बयान पर भी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है उनके बयान पर भी। अब इसको लेकर जवाब उनको 29 तारीख तक देना है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है। तो ये समझ में आता है कि चुनाव किस तरीके से लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और ख़ास तौर से कुछ बयान जो थे, एक तो जो राहुल गांधी की जो जाति जनगणना से आगे जाकर किस तरीके से जो सैम पित्रोदा का इनहेरिटेंट टैक्स की बात आई, और उससे बल्कि पहले ही सैम पित्रोदा के पहले जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा आरोप लगा दिया, क्योंकि जो बात राहुल गांधी ने कही थी कि कैसे सर्वेक्षण करके जो है खासतौर से अल्पसंख्यकों को ज़्यादा अधिकार दिए जाने का नैरेटिव पहले से ही चल रहा था। इसमें ये बात आ गई कि अब उनकी संपत्ति, अब उनको जो है बराबरी किया जाएगा, मतलब जिनके पास ज़्यादा है उस पर सर्वेक्षण करके बात की जाएगी। तो इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि जो घुसपैठिए हैं या जो मुसलमान हैं उन्होंने सीधे सीधे ये दो शब्द इस्तेमाल किए। और मंगलसूत्र, मतलब मंगलसूत्र हिंदुओं में महिलाएं पहनती हैं शादी के बाद, तो उस पर तक नजरें हैं और कैसे आपकी संपत्ति पर नजरें हैं, इसको लेकर वो लगातार भावुक भाषण दे रहे हैं। और इधर नरेंद्र मोदी के इन बयानों के खिलाफ कांग्रेस तो गई है चुनाव आयोग में, इधर राहुल गांधी तू तड़ाक पर उतर आए हैं और किस तरीके के बोल रहे हैं। और वो खटाखट वाली जो उनकी स्कीम है कि वो 1 लाख देंगे, वो खटाखट भी काफ़ी चल रहा है। तो खटाखट, जातिवाद और धर्म ने चुनाव को थोड़ा पेचीदा या दिलचस्प बना दिया है। अब इसको दिलचस्प कहें या ये कहें कि थोड़ा सा गर्म कर दिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सियासी जो लू चल रही है ये ज़्यादा भारी पड़ेगी, या जो वाकई जो गर्मी है उस वो ज़्यादा भारी पड़ेगी। तो इन 88 सीटों पर जरा थोड़ा सा पहले ये सीटें कौन सी हैं और इनमें क्या खास बात है ये समझने की जरूरत है। एक लाइन में और ये समझिए कि इन 88 सीटों में स्टार वार भी है। स्टार वार क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि राहुल गांधी, अगर मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट की बात करूँ, सबसे हाई प्रोफाइल सीट की बात करूँ, तो वो वायनाड है। वायनाड में वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो चुनाव केरल से जीते थे। केरल में आपको पता हो पिछली बार जो है यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कांग्रेस की अगुवाई वाला है, उसने एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को पूरी तरीके से वहाँ उनका सुपड़ा साफ कर दिया था। और एक सीट सिर्फ एलडीएफ के पास थी। और कांग्रेस का जो गठबंधन था केरल में, केरल की 20 सीटों में से 19 सीटें जीता था। उसमें राहुल गांधी भी उसमें जीते थे। अमेठी से पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। अब इस बार भी वैसे तो लेफ्ट कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वहां पर राहुल गांधी के लिए मुश्किलें काफ़ी खड़ी कर दी गई। वैसे आमतौर पे वहां का जो ट्रेंड है, एक बार एलडीएफ है एक बार यूडीएफ। ये अलग बात है कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें एलडीएफ ने यानी लेफ्ट फ्रंट ने वो फिर से सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। अब सवाल ये उठता है कि इस बार 20 सीटें, अगर मैं कहूं कि राज्य के लिहाज से चूंकि 20 सीटें हैं केरल की और सभी सीटों पर चुनाव हो रहा, तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव वहीं का हो जाता है।
अब ये देखना होगा कि केरल की उस सीट पर जिस पर राहुल गांधी वायनाड से उन्होंने पर्चा भरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला भी बोला था कि अमेठी से वो भाग गए, वायनाड से भी उनको हार का डर है, इसलिए उनके लिए दूसरी सीट ढूंढी जा रही है। तो अब कल के चुनाव के बाद अब देखना होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी वाकई किसी और सीट पर जाते हैं, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक वो अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उससे पहले शायद अयोध्या में रामलला का दर्शन भी करेंगे। इस तरीके की योजना बन रही। तो 1 मई को वो अपना नॉमिनेशन अमेठी से भी कर सकते हैं। बात तो प्रियंका गांधी के भी रायबरेली से लड़ने की, लेकिन पहले आज जो हम चर्चा करेंगे, जो आज जो चुनाव हो रहा है उसी पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक और हाई प्रोफाइल सीट है जिसकी बात करें तिरुवनंतपुरम की। वहाँ पर शशि थरूर मतलब कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं और तमाम अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस सीट पर भी मुकाबला कड़ा है, क्योंकि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने उद्यमी और धूमकेतु की तरह राजनीति में जिस तरीके से उभर रहे हैं राजीव चंद्रशेखर उनके सामने खड़ा किया है और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ लगी हुई है, लेफ्ट भी अलग से लड़ रहा। तो इंडिया गठबंधन के वोटों का वहाँ बंटवारा हो रहा है। और वैसे भारतीय जनता पार्टी केरल में बड़ी फोर्स नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो इस बार पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो देखने वाली बात है वहाँ क्या होता है। अब केरल से जरा बाहर निकल कर सीधे मैं पहले आता हूँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में फिर 8 सीटों पर चुनाव है। इन 8 में से अगर एक अमरोहा की सीट अगर हम छोड़ दें तो 7 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और अमरोहा की सीट पे आपको मालूम है दानिश अली तब लड़े थे, बहुजन समाजवादी पार्टी से लड़े थे। इस बार उनकी पार्टी बदल गई है। खैर अब देखिए वहाँ क्या होता है। लेकिन यहाँ पर 2 फिल्मी दुनिया के बड़े सितारे हैं। मथुरा से हेमा मालिनी तीसरी बार खम ठोक रही हैं। 75 साल की उम्र का जो एक पैमाना तय किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मथुरा में उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी किसी और को लड़ाने का रिस्क नहीं ले पाई और हेमा मालिनी को ही वहाँ से फिर से मौका दे दिया गया है। खैर ड्रीम गर्ल वो 75 साल की उम्र में भी क्रेज उनका है और उन पर भाजपा ने दांव लगाया है। इसी तरीके से मेरठ की जिस सीट पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने में काफ़ी कठिनाई हुई थी, राजेंद्र अग्रवाल उनकी जगह जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किरदार रामानंद सागर के जो चर्चित रामायण सीरियल जिससे घर घर तक अरुण गोविल जो पहुंचे थे राम के रूप में, उनको लड़ाया। तो एक तो अरुण गोविल की जाति तो वही बनिया समुदाय से ही आते हैं, लेकिन उनकी पत्नी वो बताना नहीं भूल रहे कि वो चौहानों की हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, ये बताना वो नहीं भूल रहे। और राम की जो छवि जो अक्ष है वो जगह जगह जाते हैं, तो वो एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि अभी भी तमाम लोग उनके पैर छूते हैं। आमतौर पर आपने प्रत्याशियों को पैर छूते देखा होगा, लेकिन अरुण गोविल जो किरदार निभा कर गए हैं उसके बाद ये सब चीज़ें भी हो रही। इसके बाद अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में वैसे तो तारिक अनवर की सीट भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग सीट है वो पूर्णिया की है और उसके अलावा अगर कोई है तो किशनगंज। इन जिन 5 सीटों पर वहाँ पर भी चुनाव हो रहा, तो 4 उसमें से एनडीए के पास थी। किशनगंज सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कैसे पिछली बार जो है अकेली सीट थी जो आरजेडी जीत पाई थी, पर इस बार जिस तरीके से एआईएमआईएम के प्रत्याशी जो पिछली बार रनर अप रहे थे उन्होंने काफ़ी ताकत झोंक रखी और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के वोटर हैं। इधर आरजेडी और जेडीयू के बीच में टक्कर हो ही रही है, तो ये देखने वाली बात है कि वहाँ क्या होता है। इसके बाद पूर्णिया की अगर हम बात करें तो पूर्णिया में पप्पू यादव वो कांग्रेस में शामिल हुए, अपनी अलग पार्टी बनाकर अपना वजूद बनाते रहे। 5 बार बिहार से वो लोकसभा में पहुंचे, लेकिन इस बार जब उन्होंने विलय कर लिया तो लालू प्रसाद यादव ने वहाँ से उनको टिकट नहीं लेने दिया और कांग्रेस की एक नहीं चलने दी, जबकि कांग्रेस उनको वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहती थी। लेकिन रंजीता रंजन जो आपको पता ही है कि पप्पू यादव की जो पत्नी है वो कांग्रेस में पहले से और कांग्रेस के तेज तर्रार नेताओं में मानी जाती हैं। अब पप्पू यादव को फिर मतलब जो है बिल्कुल अलग से मैदान में आना पड़ा, बगावत करनी पड़ी, क्योंकि वो पूर्णिया सीट ऐसी है जिस पर पप्पू यादव का अपना प्रभाव है। और ये सच है किसी भी पार्टी से वो लड़ें, लेकिन पप्पू यादव का अपना वहाँ पर वोट बैंक है। वो बाहुबली होंगे, वो उनके पर माफिया अपराध तमाम वो है, लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव पूर्णिया में काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं। लेकिन वहाँ पर बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव ने उतारा है, जो पहले
जदयू के साथ में थी। अब बीमा भारती के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। आप सोचिए कि उनका नॉमिनेशन करने के लिए विशेष विमान से तेजस्वी यादव पहुंचे थे वहाँ पर, तो किस तरीके से वो पप्पू यादव को भी वहाँ पर उभरने नहीं देना चाहते हैं। तो ये तो यूपी और बिहार की सीटों की बात थी, लेकिन एक राज्य तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है राजस्थान की। काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें वहाँ पर, आपको मालूम है भूपेंद्र यादव जो अलवर से लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में राजस्थान में सबसे आगे चल रहे थे। तो जल संसाधन, जल क्रांति मंत्री जो है वो हैं, और उनका भी मतलब चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है। कह रहे हैं कि काफ़ी कांटे की टक्कर है। लेकिन एक चुनाव जिस पर पूरे देश की नज़र है, ये सीट है बाड़मेर की। आपको याद होगा कि जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, विदेश मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बहुत ही करीबी रहे, वो जसवंत सिंह। उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह जब बाड़मेर से एक तरीके से देखा है तो भाजपा के लिए सीट उन्होंने बहुत मेहनत करके जीती थी। कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन अभी वो फिर से जो है वापसी, उनकी घर वापसी हो गई है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रत्याशी की हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्रत्याशी है रविंद्र भाटी। राजपूत हैं। भाटी इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि भाटी सरनेम जो है वो जाटों में भी कई बार होता है और कई बार गुजरों में भी होता है, लेकिन वो राजपूत हैं। और ये राजनीति में जिस तरीके से रविंद्र भाटी का उदय हुआ, वो अपने आप में एक शोध का विषय हो सकता है। वो एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा बंदा, लेकिन पहले जब वो कॉलेज में चुनाव लड़ना चाहते थे तो एबीवीपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन वो वहाँ चुनाव जीत गए। अभी जब विधानसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला, रविंद्र राठी को, लेकिन वो वहाँ से भी निर्दलीय चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनकी काफ़ी अंतरंगियाँ रही, और वो बार बार कहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के करीब है, किसी दूसरी पार्टी से उन्होंने टिकट नहीं लिया। तो उनके सामने कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशी, लेकिन यहाँ मामला त्रिकोणीय है। और आप समझ लीजिए कि रविंद्र भाटी के नॉमिनेशन में जितनी भीड़ जुटी थी, भीड़ वैसे बाकी दोनों जो बीजेपी और कांग्रेस है, बाड़मेर का चुनाव इतना हॉट चल रहा है कि सियासी गर्मी में अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा हुजूम अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो बाड़मेर में मिल रहा है। तो रविंद्र भाटी की वजह से ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। देखना होगा इस त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कौन बाजी मारता है, लेकिन अभी रविंद्र भाटी ही वहाँ पर चर्चा में है। मणिपुर में भी चुनाव है, आपको पता है। कर्नाटक की भी सीटों में चुनाव। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व प्रधानमंत्री, आप जानते हैं, हरदनहल्ली डोड्डेगौड़ा देवेगौड़ा, एचडी देवेगौड़ा के सुपुत्र हैं, वो भाजपा के साथ गठबंधन में, उनकी सीट पर भी चुनाव हो रहा है। तो ये तो रही तस्वीर जो सीटों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन आखिर इस बार वोटर टर्नआउट निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि पिछली बार का जो वोटर टर्नआउट था वो काफ़ी कम था, पर इस बार जिस तरीके से गर्मा गर्मी चुनाव में बढ़ी है, चुनाव आयोग को भी सक्रिय होना पड़ा है, और अब धर्म जो है मुख्य धुरी हो गया है चुनाव की इस समय। जिस तरीके से घुसपैठियों वाला और जो विरासत वाला, और इसी दौरान सैम पित्रोदा का जो इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी वाला जो बयान आया, हालांकि कांग्रेस ने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने उससे अपनी दूरी बना ली, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को पूरी तरीके से उठा लिया और लगातार उनके पुराने जो बयान है कि किस तरीके से वो सोचते हैं कि विरासत पर जो कर लगाने वाली बात है, कि क्योंकि आपको पता है कि सैम पित्रोदा ने कहा था कि 55% अमेरिका के तमाम राज्यों में, जो उनके 50 स्टेट्स हैं, उनमें से वैसे 6 राज्यों में सिर्फ ये व्यवस्था लागू है जिसमें प्रॉपर्टी जो है सरकार की कुछ होती, लेकिन उसमें उन्होंने जो आंकड़ा दिया था वो 55 और 45 का दिया था। वो अलग बात है कि इन 6 राज्यों में से भी कुछ राज्यों में इसको हटाने की बात चल रही है, और उसमें भी 1 से 20% तक के टैक्स की बात है। लेकिन उन्होंने जो 55-45 का फॉर्मूला दिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर निश्चित तौर पर बीजेपी और उनके समर्थकों की तरफ से इसको अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने
इस पे साफ साफ कहा कि वो सबकी प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे और समान वितरण संसाधनों का हो ये सुनिश्चित कराएंगे। और उसमें खास तौर से जब उन्होंने अल्पसंख्यकों का नाम लिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कह दिया कि ये मुसलमानों को और घुसपैठियों को जो आपके जीवन भर की जो कमाई है उसको किस तरीके से ये बांट देना चाहते हैं घुसपैठियों में। और उन्होंने जो हिंदू धर्म में किसी ब्याहता स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण जेवर होता है मंगलसूत्र, उसकी भी चर्चा कर दी और कहा कि मंगलसूत्र तक पर आपके निगाहें। हालांकि इसका जवाब कांग्रेस ने अपने तरीके से दिया और प्रियंका गांधी ने इस पर मोर्चा संभाला और भी तमाम जो उनके नेता उन्होंने मोर्चा संभाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पिच पर लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। वही जाति जनगणना के साथ साथ में लोगों को जो रोजगार भत्ता, बेरोजगार भत्ता जो देने की बात है और रोजगार की बात है उसमें खटाखट गरीबी हटाने वाला जो आजकल राहुल गांधी का बहुत चर्चित बयान हो रहा है कि खटाखट 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 आपके खातों में पैसा चलता चला जाएगा। और वो खटाखट 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 बोलने में राहुल गांधी को भी खूब मजा आ रहा है। इधर ये खटाखट चल रहा है, इधर जाति जनगणना की बात चल रही है, विरासत पर कर की बात चल रही है। इस बीच ये जो है हिंदुओं की विरासत पर कैसे बंटवारा होगा और इसके कैसे उसको मुसलमानों को और घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इस मुद्दे को उठा लिया है। तो ऐसे गर्मा गर्मी वाले माहौल में तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो मौसम गर्म है या जो सियासी गर्मी और जो मौसमी गर्मी, इनमें कौन सी गर्मी ज़्यादा भारी पड़ती है। सियासी तापमान से लोग डरकर लोग घरों में दुबके रहते हैं या फिर जिस तरीके से सियासी पारा चढ़ा है उसके लिए जवाब देने लोग आएंगे। क्योंकि एक बात आप मानकर चलिए, हिंदुस्तान के चुनाव पर इस बार बहुत ज़्यादा निगाहें हैं और एक वर्ग है विदेशी मीडिया का खास तौर से, और उसमें हमारे देश के भी तमाम पत्रकार कहें या किसी पार्टी या एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए तमाम लोग, वो भी ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मोदी तीसरी बार आते हैं तो कैसे तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है और तानाशाही ही लागू हो जाएगी और हो सकता है चुनाव भी खत्म हो जाए। इस तरह की बातें राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं, ये तमाम जो यूट्यूबर्स हैं, तमाम और जो फोर्सेज हैं वो भी कर रही हैं और विदेशी मीडिया का भी एक वर्ग है। वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वो देश में भी एक बड़ा हिस्सा है, विदेशों में भी उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन अभी जो बड़ा नैरेटिव चल रहा है वो ये चल रहा है कि तीसरी बार मोदी आ गए तो क्या होगा। इसको लेकर बहुत से लोग अपने अपने तरीके के दावे करें। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार की चिंता थी कि लोग पहली जो चरण का मतदान था उसमें लोग कम निकले, तो क्या दूसरे चरण में अब लोग उस तरीके से निकलेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सियासी पारा चढ़ चुका है, चुनाव आयोग ने, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नरेंद्र मोदी के बयान का भी कॉग्निजेंस लिया है और राहुल गांधी का भी, और दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्षों को नोटिस भेजा, 29 तक जवाब देने की बात की है। अपने आप में ये भी बड़ी परिघटना है। अब देखना होगा कि इस पर चुनाव आयोग किस तरीके से अपना रुख दिखाता है। लेकिन कुल मिला के बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोनों पक्षों से बयानबाजी तीव्र और तीखी होती जा रही है। बस सवाल ये कि कल किस तरीके का मतदान होता है। तो मुझको, राजकिशोर को दीजिए इजाज़त और बुलंद भारत टीवी आपसे ये अपील जरूर करेगा कि आपके जिसके भी क्षेत्र में मतदान हो रहा कृपया जाएं, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, उसके बाद आप विश्राम करें। छुट्टी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अपने इस राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और अपनी राय कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजकिशोर, मैं फिर से आपसे एक बार इजाज़त मांगता हूँ। बुलंद भारत टीवी से ताकत आपकी।